मसूद, आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज पहली दफा आप हमारे शो में आ रहे हैं। बड़े अरसे से कोशिश थी आपके साथ बातचीत हो, आखिरकार आज मौका मिला। ये जो ईरान इसराइल जंग थी कई लिहाज से बड़ी हैरानकुन है। इसमें क्या क्या सबक मिलते हैं? अभी तो दुनिया में इस पर स्टडीज होंगी। उसामा भाई, काफी दिनों के बाद आपने याद किया और बहुत खुशी हुई कि जरियात भी हैं और उम्र दराज भी हैं और आपसे मुलाकात हो गई आज। देखिए, इसमें बहुत सारे सबक हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक कोई मामूली वाकया नहीं था मशरिक़ वुस्ता और पाकिस्तान के लिए खास तौर पर और फिर पूरी दुनिया के लिए, जिसमें एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी मौजूद था। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास नहीं थे और ईरान में तो ये फतवा मौजूद था 2003 से कि उसे न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने। लेकिन दूसरी तरफ से जो अजाइम हमने फलस्तीन में देखे हैं, जिस तरह से नस्लकुशी हुई है मुसलमानों की, तो भाई तो कयास नहीं था कि यहाँ पर भी वो तमाम मामला दोहराए जाते और शायद कोशिश भी यही थी। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी तैयारी कर रखी थी, तो सबसे पहला सबक तो यही है कि आप अगर अंदरूनी तौर पर मजबूत हैं और आपने बैरूनी खतरात का इदराक करते हुए उसकी तैयारी की हुई है, तो फिर आपको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। तो अंदरूनी तौर पर मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद आपकी अपनी तैयारी है जो आपके काम आती है। दूसरी बात यह कि ये दुनिया जो है ना, इसमें ये जो तंजीमें हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड नेशंस के जेरे उसकी अम्ब्रेला के नीचे जो दीगर तंजीमें हैं, जो बड़े ही इंसानी हुकूक की भी बात करती हैं, जो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ दुनिया को चलाना चाहती हैं, या वो ममालिक जो ये बात करते हैं कि दुनिया जो है वो किस तरह से पुरअमन होनी चाहिए, ये सब कुछ ढकोसला है जो हमारे सामने आ चुका। बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया की जंग के दौरान, इससे पहले इसराइल की जो जारियत है फलस्तीन के ऊपर, उसके दौरान, और फिर ये ईरान और इसराइल वॉर के दरमियान। क्योंकि कोई इदारा फलस्तीन के ऊपर होने वाले हमलों में, या वहीं से शुरू कर लेते हैं, फलस्तीन पे जो हमले हुए उसमें कोई मुल्क, कोई इदारा, कोई आवाज ऐसी नहीं थी जो इसराइल को रोक सकता। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ इसलिए कि फलस्तीन के पास फौज नहीं है, फलस्तीन बाकायदा फौज के साथ लड़ नहीं सकता, अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं है, उसका पूरा इन्हिसार इसराइल के ऊपर है। वही सरहदें खोलता है तो उनको सरहद मिलती है, वही सरहदें खोलता है तो इंटरनेट तक तो उन्हें इसराइल की मर्जी के बगैर नहीं मिल सकता। तो जब इतनी डिपेंडेंसी होती है तो फिर आप मार सकते हैं। ईरान के साथ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। माजी की अगर आप जंगें देखें, चाहे वो इराक की जंग हो, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग हो, मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दोनों ममालिक ऐसे थे कि सद्दाम हुसैन की रजीम के ऊपर हमला करने से पहले उनकी तमाम मिलिट्री टॉप ब्रास जो है वो बिक चुकी थी। वो जहाजों में बैठ बैठ के फरार हो चुके थे, कोई चेयर ऑफ कमांड मौजूद नहीं थी। अमेरिका बहादुर आया, उसने बमबारी करके तहस नहस किया और फिर बूट्स ऑन ग्राउंड पहुंचे और फिर उन्होंने उधर रिजीम चेंज किया। अफगानिस्तान में देखें तो अफगानिस्तान में भी ऐसे ही है कि बदतरीन बमबारी की, तालिबान निकल गए और उसके बाद वो पहुंचे, और दूसरी आवाजें बहुत ज्यादा थी। अंदरूनी तौर पर इत्तेफाक मौजूद नहीं था, लिहाजा अमेरिका बहादुर वहां पे कामयाब हुआ। लेकिन ईरान ने यह साबित किया कि अंदरूनी तौर पर अगर आप मजबूत हैं और आपकी बैरूनी जहरियत के खिलाफ तैयारी मुकम्मल है, तो कोई कुव्वत आपको ज़ेर नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो बात मसूद ने बड़ी जबरदस्त कही उमर दराज, कि अंदरूनी तौर पर वो लोग जुड़ गए, ये तो इनका एक तरफ हम देखें मुसाद का इंटेलिजेंस फेलियर इस लिहाज से था कि उनका ख्याल था कि रजीम चेंज हो जाएगा जब उनकी टॉप ब्रास को हम उड़ा देंगे, उनको शहीद कर देंगे। वहां तक तो उनकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग नजर आई, उन्होंने इतने लोगों को शहीद कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था, आर्मी चीफ को भी, पासदार इनकलाब, वो सब किया। लेकिन उसके बाद जो उनका एक मकसद था, वहां से एक तो हिट हुए कि जी कोई उठा ही नहीं, कोई बगावत ही नहीं हुई। दूसरा, अब भी 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम पता ही नहीं कहां पर है, पूरी तरह से एटमी सलाहियत खत्म नहीं हो सकी, अमेरिका के बीच में आने के बावजूद नहीं हो सकी। इसराइल तो फारिग हो गया, शिकस्त तो उसको वहीं होगी जब अमेरिका को आना पड़ा। सिर्फ कहा जा रहा है चंद महीने शायद पीछे चला गया प्रोग्राम। दूसरी बात ये, तीसरा ये कि रजीम चेंज भी ना हो सका। तो इस लिहाज से तो हर सतह पर नाकामी हुई है इसराइल को। देखिए, इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, वो सब उनका यही कहना है कि इसमें आपने अचीव क्या किया है। इसमें अचीव ये किया है कि सर ट्रंप जो है वो अब इसराइल के जुडिशियल सिस्टम से मुतालबा कर रहे हैं कि आपने ये जो फ्रॉड के या ब्राइबरी के इल्जामात हैं नेतन्याहू के खिलाफ, बस उनको ड्रॉप कर दें। और नेतन्याहू उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप मेरी हिमायत कर रहे हैं। ये हासिल वसूल है इस पूरी जंग का। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अगर देखा जाए तो इसमें जो ईरान है उसका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ,
वो इंटेलिजेंस फेलियर इस लिहाज से हुआ कि उनकी पूरी की पूरी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो शहीद हुई। कैसे मोसाद इस बारे में कामयाब हुई कि उसने कब तक उनको बिठा के रखना है, कहां बिठा के रखना है, एग्जैक्ट लोकेशंस के ऊपर उनको हिट किया गया। फिर उनके टॉप साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये एक फेज था। अगला फेज ये था कि क्या वो स्ट्राइक बैक करते हैं, क्या वो सर्वाइव करते हैं। बिल्कुल उन्होंने स्ट्राइक बैक भी किया और उन्होंने सर्वाइव भी किया। आज आपने देखा कि उनके सुप्रीम लीडर का जो खिताब था उसमें ये बात थी और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इसराइल को शिकस्त नहीं दी। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे गली मोहल्ले में दो बच्चे लड़ भी पड़े आपस में, तो अगर एक बच्चे को लगे कि अब वो हारने लगे तो बड़े आ जाते हैं। तो इसराइल ने फिर अपने बड़े अमेरिका को बुलाया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान है उसने उस लिहाज से कामयाबी, इस लिहाज से उनकी इंपॉर्टेंट थी कि अगर चेन ऑफ कमांड शहीद भी हुई है तो वो सिलसिला वहां पे रुका नहीं है। उसकी जगह पे एक और शख्स आया, कोई और फर्द आया, उसने उस चीज को संभाला। फिर बतौर कौम जो उनका ख्याल ये था कि हम ये सब कुछ करेंगे और रिजीम चेंज की जो बातें हम कर रहे थे उसमें पूरी वॉर के दौरान इसराइल से लेकर अमेरिका तक मिक्स सिग्नल्स आते रहे। कभी कहते रहे हमारा गोल नहीं है, कभी कहते रहे गोल है, कभी कहते थे कि ब्राइट प्रोडक्ट के तौर के ऊपर आ जाए तो हमें इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एट द एंड आपने ये देखा, ये सिर्फ ईरान इसराइल केस में नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के केस में भी देखा आपने कि जब जब बैरूनी जारहियत होती है तो कौम कमजोर होने की बजाय आपस में यूनाइट हो जाती है, मुत्तहिद हो जाती है। और यही काम ईरान ने किया। और ईरान ने अगर उनका कोई आपस में कोई मसला हो भी, मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर सवाल हो, लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल हो, प्रोसेस के ऊपर सवाल हो, तो वो अंदरूनी मसला है। उन्होंने बैरूनी जारहियत के दौरान उस इश्यू के ऊपर नहीं आए। वहां पे आप जानते हैं कि जो स्कूल ऑफ थॉट है और जो मेजॉरिटी में है, इवन जो माइनॉरिटी में है वो भी खड़े हुए। उन्होंने भी कहा कि हम अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और जहां तक आपने यूरेनियम वाली बात की, उसमें चूंकि सवाल है, ये हम सवाल नहीं कर रहे। जब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, जब सीएनएन की बात करते हैं, तो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि आप उसको डैमेज कर पाए हैं। देखिए डैमेज तो होगा, मसलन दो मुल्क जंग लड़ पड़े, वैसे भी अगर उस पर हमला ना भी हो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो वैसे भी डैमेज होगा। आपका प्रोसेस डिले में चला जाता है, आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जहां तो आप बार बार उसको अटैक करते रहे हैं। तो अगर आप उसको डैमेज कर पाए हैं तो फिर आपका मसला डैमेज करना तो नहीं था। और आज सदर ट्रंप जो अभी मैं उनके देख रहा था, उन्होंने लिखा जी वो चूंकि ट्रक्स मौजूद थे, वो ट्रक्स कवर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास टाइम ही नहीं था उसको निकालने का। और आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमेरिकी वजीर दिफा की और पेंटागन चीफ की, और उसमें भी वो जो बार बार अब रिट्रेट कर रहे हैं, वो दुनिया को तासुब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुकम्मल तबाह कर दिया है। इवन इसराइली मीडिया को उठाए, वो भी इस चीज के ऊपर कन्विंस दिखाई नहीं देते। उनका वहां पे पब्लिक पोल्स को देखिए, आवाम इसके ऊपर कायल नहीं दिखाई देती। तो फिर आपने क्या हासिल किया? आपने ये किया, अपने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आपने इसराइल की मिथ जो थी कि वो नाकाबिले तस्खीर है, वो जिस मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, वो टूट गई। नंबर 3, ईरान ने ये बताया कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा और हमारे लोग शहीद होंगे, उसके बावजूद हम डीपली पेनिट्रेट करके आपको टारगेट करेंगे। और यही बात अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ, जो आपने शुरू में इब्तिदाई में बताया कि उन्होंने हिट किया है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मैं आज इसराइल का मीडिया देख रहा था, 10 बिलियन का सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज का एस्टीमेट है, $10 बिलियन, ह्यूज अमाउंट।